लेकिन स्क्रीन पे आपका ध्यान जाएगा, मेरी बातें कम सुन पाएंगे आप लोग। सुनने में, पढ़ने में ध्यान जाएगा, मेरी बातें नहीं सुनेंगे। ओके सर, थैंक बाकी यू सर। पीडीएफ तो आप लोगों के पास है ही। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लास्ट वाले दिन 15 मिनट आधा घंटा हम थोड़ा टाइम रखेंगे। जितने आपके डाउट्स हैं, जो जो भी होगा आप उसको नोट करके रख लें। आखिरी दिन सारे आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कल ओके हमने सर। गोल्डन रेड तक हमने इसको क्लियर किया था। गोल्डन रेड जो मैच 20-5-20 के बाद टाई हो जाता है, उसके बाद 5 रेड का मैच होगा। 5 रेड के बाद भी यदि बराबर हो जाता है तो गोल्डन रेड होगा। ये कल हमने खत्म किया था। उसके बाद नेक्स्ट रूल आता है लीग सिस्टम। लीग सिस्टम का क्या है कि हम दो तरह के मैच खेलते हैं, एक नॉकआउट खेलते हैं और एक पूल सिस्टम। नॉकआउट में तो टीम हारती जाती है और बाहर हो जाती है, और लीग में हम जीतने वाली टीम को एज पर नेशनल रूल 2 पॉइंट देते हैं, हारने वाली टीम का कोई पॉइंट नहीं होता, और ड्रॉ होता है मैच तो दोनों को एक एक पॉइंट दे दी जाए। इसमें मैं एक बताने वाली बात यह है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स आपने खेले भी होंगे, आपने देखे भी हैं, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रायर परमिशन के साथ लीग सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं उसमें बदलाव कर सकती है। 2 की जगह 3, 3 की जगह 5, वो उनकी मर्जी के ऊपर होता है। मुख्य उद्देश्य होता है लीग पॉइंट को नोट करके रखना। तकरीबन 4 से 5 टीमें एक पूल में होती हैं, तो हारने वाले को कोई पॉइंट मिलता नहीं है। ड्रॉ का एक होता है, जीतने के 2। तो उसमें टोटल यदि हमारे पास 5 टीम हैं तो हमारे पास एक टीम को 4 मैच खेलने पड़ेंगे, और वो यदि चारों मैच जीतती है तो उसके 8 लीग पॉइंट हो जाएंगे। कोई दूसरी टीम ऐसी नहीं होगी जो 8 के 8 जीते, क्योंकि जब ये चारों जीती है तो कोई ना कोई तो एक टीम हारी होगी। तो कई बार क्या होता है, 2 टीमें 6-6 पॉइंट पर आ जाती है, एक 8 पे आ जाती है। 8 का हमारे पास क्लियर है, अब वो फर्स्ट हो गई है, और सेकंड जो है वो 6 वाली हो जाएगी। उसके लिए हम आगे, यदि टीम नॉकआउट में उसके लिए टाई हो जाता है तो उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे टाई इन लीग पॉइंट्स। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, यदि टाई हो जाता है, फर्स्ट के 8 हो गए तो 2 टीमें 6-6 पॉइंट पर आ जाती है। तो 6-6 पॉइंट पर आने के बाद हम दो उसका निर्धारण कैसे करेंगे, उसके डिसाइड कैसे करेंगे कि टीम सेकंड टीम कौन सी होगी। उसके लिए हम फॉर एंड अगेंस्ट रूल का पालन करेंगे। फॉर मीन्स उस टीम ने कितने पॉइंट्स लिए, अगेंस्ट उसके विरुद्ध कितने पॉइंट गए, उन दोनों को हम जोड़कर देखेंगे, उसका पॉइंट डिफरेंस निकालेंगे। प्लस में जिसके पॉइंट ज्यादा हैं वो सेकंड होगी, जिसके प्लस पॉइंट कम हो गए वो थर्ड पे आ जाएगी। जबकि नॉर्मली हम पूल डिसाइड करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दो ही टीमों का लेते हैं पॉइंट्स। उसमें एक चीज ये है, अब जो भी टीम लीग पॉइंट का 25% एंड लेस है, उस टीम को हम फॉर एंड अगेंस्ट में काउंट नहीं करते। 25% हम ये काउंट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, एक पूल में 5 टीमें हैं, और 5 में से यदि वो 4 मैच जीत जाते हैं तो 8 पॉइंट होंगे, उसके 4 ही मैच खेलने पड़ते हैं, 8 पॉइंट होंगे। 8 पॉइंट का 25% 2 पॉइंट होता है। यदि उसके 2 या 2 से कम पॉइंट हैं तो फॉर एंड अगेंस्ट के लिए उस टीम के पॉइंट पे विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 2, यदि कोई टीम वॉकओवर दे देती है या खेलती नहीं है, किसी टीम मैच को खेलने से मना कर देती है या वॉकओवर दे देती है, तो उस टीम को भी हम 25 एंड लेस में काउंट करेंगे। उस टीम के पॉइंट भी, भले ही उसके 4 पॉइंट लीग के हैं या 5 पॉइंट लीग के हैं, यदि वो खेलने से मना कर देती है तो उस टीम के पॉइंट भी फॉर एंड अगेंस्ट के टाइम पे काउंट नहीं किए जाएंगे। फॉर एंड अगेंस्ट में भी यदि कोई भी टीम बराबर हो जाती है तो हम ओनली 4 पॉइंट्स काउंट करेंगे।
जो उस टीम ने गेन किए हैं चारों मैच में, जितने उसने गेन किए हैं उस पॉइंट को हम करेंगे। यदि उसमें भी हम बराबर हो जाती है टीमें, तो उसके बाद टॉस पे डिसाइड होगा फर्स्ट सेकंड कौन सा है। यदि फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड तो और थर्ड में से जो डिसाइड होगा वो टॉस के ऊपर डिसाइड होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, यदि मैच के दौरान लाइट चली जाए, बारिश आ जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको टाला ना जा सके, कोई स्पेक्टेटर्स ग्राउंड के अंदर आ जाएं, या और कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मैच को कंटिन्यू करना संभव ना हो, ऐसी स्थिति में यहां पर रूल नंबर 59 में लिखा हुआ है, द फ्रेश मैच इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन का मतलब होता है यहाँ पर चेंज किया गया है। नेक्स्ट सेशन जैसे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन हम करते थे, अभी सेशन में क्या है, यदि कोई भी मैच उस सेशन तक, सपोज कोई 8 बजे मैच चल रहा है, कोई अनफोर्सीन हो गया, मैच नहीं हो पाता और वो 6 मिनट सिर्फ मैच हुआ था, तो उस सेम सेशन में मैच उस 6 मिनट के आगे ही स्टार्ट होगा। जितने प्लेयर जिस ग्राउंड में थे वही प्लेयर के साथ और उसी टाइम के साथ मैच किया जाएगा। यदि चेंज हो जाता है, नेक्स्ट सेशन आ जाता है, नेक्स्ट डे आ जाता है, जैसे इवनिंग नॉर्मली हम 4 बजे के 3 बजे या 2 बजे मैच शुरू करते हैं, रात को 8-9 बजे तक मैच होते हैं और 10 मिनट ही बची हैं, और कोई ऐसे जैसे मैंने बताया फेलियर ऑफ लाइट, रेन, अनफोर्सीन या कुछ स्पेक्टेटर्स ट्रबल की वजह से मैच डिस्टर्ब हो जाता है और वो उस सेशन में मैच स्टार्ट नहीं होता है, तो वो मैच नेक्स्ट डे किया जाएगा, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक यदि मैच नहीं होता है तो वो नेक्स्ट डे हो जाएगा और वो मैच फ्रेश होगा। और उस समय कोई जरूरी नहीं है अब जो प्लेयर खेल रहे थे वो हो, 12 में से कोई भी होगा, वो मैच फ्रेश मैच शुरू किया जाएगा। इन केस ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द मैच और चेंज ऑफ हाफ ग्राउंड, प्ले फील्ड और मैच विल बी कंटिन्यूड विद द सेम स्कोर। वो ये कहते हैं कि किसी भी वजह से टेम्परेरी सस्पेंशन मतलब थोड़ी देर के लिए मैच को रोक दिया गया है लाइटिंग की वजह से, ये ट्रेनिंग से मेरी रिक्वेस्ट है अपना ऑडियो बंद कर लें प्लीज। सर आप कर दो ना सर, सभी को म्यूट कर दो जी इनको। इसका मतलब कैंडिडेट लाइन पर नहीं है, वो अपना छोड़ के और वो रेस्ट कर रहे हैं। पूजा जी आपका ऑडियो बंद करो, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सर आप इन सबको म्यूट कर दो। अरे भाई मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा, आप तो मॉडर्न हैं, मैं थोड़ा सा पुराना हो गया। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो हम ये करते हैं कंटिन्यू, और मेरा सभी ट्रेनिंग से रिक्वेस्ट है, अब जो आप घर में हैं या कहीं भी हैं आपको डिस्टरबेंस होने का चांस है तो आप अपना ऑडियो बंद रखें प्लीज। जो डिस्टर्ब होने के चांस है अपना अपना ऑडियो बंद कर लें। मैं आपको बता रहा था, ग्राउंड चेंज करना पड़ जाए, कोई ग्राउंड खराब हो जाता है, मैट फट गया, आजकल तो मैट पे 90% मैट पर होते हैं, मैट खराब हो जाता है, लाइनिंग दोबारा करनी पड़ती है, कोई और इश्यू हो जाता है, प्लीज कैंडिडेट्स, मैं क्लास बंद कर दूंगा और रिपोर्ट कर दूंगा कि कैंडिडेट्स आर नॉट सीरियस। किसी की भी आवाज मुझे आएगी मैं रिपोर्ट कर दूंगा और क्लास बंद कर दूंगा। ये नुकसान आपका है, मेरा नहीं है।
मैं अपनी तरफ से पूरी अरे मेहनत से महेंद्र बंद पढ़ाने कर की ले कोशिश। इसे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके साइड से सर म्यूट हो गया आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। भाई एक चलिए। जना बोल लो, सारा का बोल लिया तो आवाज नहीं आओगी, एक जना बोलो। अच्छा, एक अभी नंबर मेरी बात आवाज। आ गई भाई। प्लीज अरविंद कैसे क्लास में और अरविंद मतलब सर, दूसरों सभी को मत को कीजिए, म्यूट किसी मार दो और को इनको। करने दीजिए सर प्रॉपरली। कौशिक सर मिस्टर अरविंद राणावत, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं सर भी म्यूट होता नहीं नहीं अनम्यूट कर सकते सर, अनम्यूट करके बात कर। सर को बोलिए, सर आप बोलिए। सर कौशिक सर, सर कौशिक सर आप अनम्यूट किए, अनम्यूट म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कर दो। अनम्यूट कर दो, माइक को ऑन कर दो आप। ओके मैंने तो ओके सर, ओके आपका आवाज आ रहा है। अभी आप अभी पार्टिसिपेंट कोई बात नहीं कर सकता, मैंने सबके म्यूट कर दिया। आप क्लास ओके ओके, शुरू कर थैंक लीजिए। यू कौन मत थैंक यू। कौन करेगा ना, आपको क्लास लेना नहीं देंगे, इनके स्वभाव में जानता हूँ। आप कंटिन्यू करिए सर क्लास। ओके, ट्रेनिंग प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट रखिए, और कोई साहब ने म्यूट कर दिया है तो अच्छी बात है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। किसी भी स्थिति में ग्राउंड खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है, या और कोई अनफॉर्चून इंसिडेंट हो जाता है, और हमें टेम्परेरीली मैच रोकना पड़ता है। वो टेम्परेरी में टाइम कितना भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी, उसका कोई टाइम डिफाइन नहीं किया गया। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द मैच, ये ग्राउंड दूसरा करना पड़े या और कोई लाइट का अरेंजमेंट करने में टाइम लगे, तो वो विद द परमिशन ऑफ द रेफरी प्लेयर बाहर चले जाएंगे, ग्राउंड के बाहर जा सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द रेफरी अंपायर। और उस ये जब कंडीशन में मैच जब दोबारा शुरू होता है, तो उस समय मैच सेम टाइम, सेम स्कोर और सेम प्लेयर से स्टार्ट किया जाएगा। उसमें रीमैच नहीं होगा, फ्रेश मैच नहीं किया जाएगा। यदि टेम्परेरी सस्पेंडेड था तो उस समय टाइम भी उसी टाइम से, उसी स्कोर से और सेम प्लेयर से शुरू किया जाएगा। प्लेयर्स के नाखून कटे हुए होने चाहिए, हाथ में कोई या गले में कोई ऐसा धागा या कोई गहना ऐसा ना हो जिससे खुद को भी चोट लगने का डर हो और दूसरे को भी चोट लग सकती है। ऐसी स्थिति में, चोट लगने की स्थिति में आपको पता है नुकसान ज्यादा हो सकता है, कट भी लग सकता है, हाथ टूटने का डर रहता है। तो मैच में ये रूल में नंबर 61 में क्लियर लिखा हुआ है, नाखून पूरी तरह कटे हुए और शरीर के ऊपर कोई धागा या गहना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल प्लेयर मस्ट हैव डिस्टिंक्ट नंबर। सभी प्लेयर एक जो डेजिग्नेटेड जर्सी और शॉर्ट है वो पहने, उसके ऊपर, टी शर्ट के ऊपर 4 इंच का जर्सी नंबर फ्रंट पे और 6 इंच का जर्सी नंबर बैक साइड पर होना चाहिए। ये नियम है, कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा ये नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, रेफरी, अंपायर, यदि वो जर्सी, उसकी किट प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस टीम को खेलने से मना किया जा सकता है, या उसको समय दिया जा सकता है। यदि वो चाहें कि हमें आधा घंटे का समय दे दो, हम अपनी जर्सी बदल के आ जाएंगे, वो समय भी दिया जा सकता है। बट यदि कमेटी चाहेगी और आपकी किट प्रॉपर नहीं है तो आपको खेलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, आपकी कोई भी टीम है, आप कोचेज हैं, अभी कोचेज का कोर्स कर रहे हैं, आप खेले हुए भी हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर जर्सी का डिजाइन, कलर, फ्रंट जर्सी नंबर, बैक जर्सी नंबर डेजिग्नेटेड होना चाहिए। 4 इंच इज इन फ्रंट एंड 6 इंच इन द बैक। नेक्स्ट, शरीर के ऊपर कोई भी ऑयली तेल, क्रीम,
स्प्रे ऐसा नहीं लगाना चाहिए जिससे वो स्लिपरी हो जाए और खेलने में बाधा आए और एक्स्ट्रा बेनिफिट उस प्लेयर को मिले। यदि वो रेडर है, उसने पैरों के ऊपर लगा रखा है, तो डिफेंडर उसको यदि टैकल करने जाता है तो वो स्लिप हो सकते हैं उसके पैर। तो ऐसी कंडीशन में ये रूल, क्लियर रूल है, अगर वो कोई भी ऑयली पदार्थ, तेल, क्रीम, स्प्रे वो नहीं लगा सकता। यदि लगाया पाया जाता है तो आप सभी आजकल प्रो कबड्डी में देख रहे होंगे, नेशनल में अभी इतनी सुविधा नहीं है कि भाई हम हर मैच को टीवी पर कन्वे कर टेलीकास्ट कर सकें। प्रो कबड्डी में रूल ये चलता है, तो आपने ये आजकल देखा होगा, मैच स्टार्ट होने से पहले ही सबके पैर, हाथ जहां भी संभव हो सकता है उसको साफ करवा दिया जाता है। यदि वो आउट होने के बाद लगाकर आता है तो पहली बात तो उसको वार्निंग दी जाएगी, और यदि वो बार बार ये काम करता है तो उस प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा और मैच कंटिन्यू होगा। और उस कंडीशन में उस प्लेयर को इन काउंट करेंगे और उस स्थिति में बोनस भी दिया जाएगा। इसलिए ये ध्यान रहे, कोई भी ऑयली सब्सटेंस वगैरह प्लेयर ना लगाए। इसमें क्लियर दिया हुआ, फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस ए टीम रेफरी विल आस्क टू इरेट प्लेयर टू क्लीन अप ऑल सच सब्सटेंसेस एंड विल अवार्ड ए टेक्निकल पॉइंट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया इसको, यदि वो लगा कर आया है तो रेफरी अंपायर उसको साफ करने के लिए बोलेंगे और उसके अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा। फॉर एनी सब्सिक्वेंट इंस्टेंस रेफरी विल नॉट only declare a technical point to the opponent team, but will suspend the errant player for 2 minutes by showing yellow card. ये तो पनिशमेंट हो गई है। सबसे पहले तो उसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। यदि प्लेयर नहीं मानता है तो उसको वार्निंग दी जा सकती है, उसको साफ कराया जा सकता है। यदि वो आउट होने के बाद या हाफ टाइम के बाद ये वो लगाकर आता है तो ऐसी स्थिति में उसको टेम्परेरी सस्पेंड किया जा सकता है, येलो कार्ड दिया जा सकता है और उसको 2 मिनट के लिए बाहर भेज देंगे। और उसके बाद उसको यदि फिर दोबारा करता है तो उसके कंडीशन लिखी नहीं है लेकिन उसको पनिशमेंट क्लियर दिया हुआ है, तो यदि कोई भी प्लेयर ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में उसको टेक्निकल पॉइंट और येलो कार्ड दिया जा सकता है। शूज आर कंपल्सरी ऑन द मैच। हम कभी भी मैच पर खेलते हैं, आजकल तकरीबन ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स, स्टेट टूर्नामेंट्स और नेशनल तो हो ही रहे हैं इस मैच के ऊपर, आप सभी देखते हैं, उसमें शूज कंपल्सरी है। यदि एक कंडीशन है, यदि हमारे पास कबड्डी डेजिग्नेटेड मैच शूज नहीं हैं जो आजकल चल रहे हैं, तो सॉफ्ट सोल के हम दूसरे टेनिस शूज टाइप के, आपने पहले देखे होंगे टेनिस शूज, या कोई दूसरा जूता जिसका सोल सॉफ्ट हो, वो भी पहनकर आप खेल सकते हैं। बट मैट के ऊपर आप विदाउट मैट शू प्लेइंग अलाउड नहीं है। सभी ने देखा है हमारे पास मैच के दौरान 3 कार्ड्स होते हैं। ग्रीन कार्ड, उसको वार्निंग कार्ड कहते हैं, येलो कार्ड टेम्परेरी सस्पेंशन, रेड कार्ड सस्पेंड फ्रॉम द मैच। ग्रीन कार्ड कोई अननेसेसरी शाउटिंग कर रहा है, प्लेयर को बाधा पहुंचा रहा है, या कोई जर्सी पुलिंग हो सकती है, या गर्दन में सिर के ऊपर से कुछ दबाव दे सकता है लीडिंग टू इंजरी। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कम करता है और एकदम हो भी जाता है, उसे वो तुरंत छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको येलो कार्ड नहीं देकर उसको हम ग्रीन कार्ड विद वार्निंग दे देते हैं कि आगे जर्सी पुलिंग नहीं करनी है, नेक होल्डिंग नहीं करनी है, या आपको हिटिंग नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा प्लेयर जो है हिट नहीं करता है, बट उसका एक्शन ऐसा होता है, अगर दर्शकों को, टीवी में भी दर्शकों को भी ये लगता है कि ये हिट कर सकता था, ये हिटिंग कर सकता था, ऐसी कंडीशन में उसको ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है येलो कार्ड, टेम्परेरी सस्पेंशन फॉर 2 मिनट अलोंग विद 1 टेक्निकल पॉइंट। एक टेक्निकल पॉइंट देंगे
2 मिनट के लिए सस्पेंड करेंगे। सस्पेंशन का कल मैंने आपको बताया था, यदि प्लेयर आउट है तो उसका सस्पेंशन टाइम रिवाइवल के बाद शुरू होगा। यदि प्लेयर इन था तो तुरंत उसका टाइम शुरू हो जाएगा। यदि आउट था तो सस्पेंशन का रिवाइवल होने के बाद उसका सस्पेंशन टाइम स्टार्ट होगा। इफ येलो कार्ड इज शोन सेकंड टाइम इन ए मैच, हाँ, ग्रीन कार्ड यदि हमने एक बार दिखा दिया और दूसरी बार भी कोई ऐसा काम करता है प्लेयर, रेडर या डिफेंडर, तो उसको कार्ड हमें देने की आवश्यकता है। यदि हम दोबारा ग्रीन कार्ड दिखाते हैं तो वो सेकंड ग्रीन कार्ड विल बी ऑटोमेटिकली येलो कार्ड, लीडिंग टू 1 टेक्निकल पॉइंट एंड 2 मिनट सस्पेंशन। ये तो हो गया। अब कई बार क्या होता है, पूरी टीम में सभी प्लेयर बोलते हैं, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन प्लेयर ज्यादा बोल रहा है, कौन कम बोल रहा है, लेकिन बोल सभी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी टीम को भी वार्निंग दे सकते हैं। यदि ग्रीन कार्ड पूरी टीम को दिखा दिया, सेकंड टाइम भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो येलो कार्ड तो हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में हम पूरी टीम को बाहर नहीं भेजेंगे, बट हर येलो कार्ड पर या हर ग्रीन, जो सेकंड ग्रीन कार्ड के ऊपर एक टेक्निकल पॉइंट टीम के अगेंस्ट चला जाएगा। जबकि हम उसमें येलो कार्ड में उस प्लेयर्स को, किसी भी प्लेयर को, या 7 प्लेयर को तो बाहर भेज नहीं सकते, एक प्लेयर को भी हम बाहर नहीं भेजेंगे यदि हम टीम वार्निंग देते हैं सेकंड ग्रीन के ऊपर एक टेक्निकल पॉइंट उस टीम के अगेंस्ट होगा। द आउट प्लेयर is suspended for 2 minutes, then the suspension will begin after revival. Team will not allow to revive the next out player. इसमें क्लियर दिया है, कोई भी प्लेयर सस्पेंड हो गया है तो उसके वाइस उससे नहीं, यदि उसकी बारी है उठने की तो उसके वाइस अगला प्लेयर नहीं उठ सकता, वही प्लेयर रिवाइव होगा और उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम उसका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, येलो कार्ड की स्थिति में, प्लेयर इन काउंट होगा टेक्निकली और वो बोनस के टाइम पे उसका काउंटिंग होगी। और यदि सुपर टैकल होता है, 2 प्लेयर होंगे तो तीसरा वो काउंट होगा। यदि उस फील्ड में 4 प्लेयर हैं तो 5वां बाहर बैठा हुआ है वो काउंट होगा। उसके बाद आता है रेड कार्ड, सस्पेंशन फ्रॉम द मैच इफ रेड कार्ड इज शोन सेकंड टाइम इन ए टूर्नामेंट। अब ये मैंने कल आपको बताया था कि रेफरी को सिर्फ और सिर्फ उसी मैच में रेड कार्ड देने की पावर है, उस मैच से सस्पेंड करने की पावर है रेफरी को। वो पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं कर सकता। टूर्नामेंट के लिए सस्पेंड करने के लिए या 2 मैच, 1 मैच सस्पेंड करने के लिए टेक्निकल कमेटी या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास ही पावर है। ऐसी स्थिति में यदि टेक्निकल कमेटी या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसको पता चलता है कि इसको ये रेड कार्ड सेकंड टाइम दिया है, तो वो 1 मैच, 2 मैच या पूरे टूर्नामेंट से बंद कर सकता है, उसको बाहर कर सकता है। यदि किसी भी प्लेयर को रेड कार्ड मिलता है तो वो फील्ड ऑफ प्ले, सबसे पहले जो डेजिग्नेटेड एरिया जो है सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स का, वहां तो बैठ ही नहीं सकता वो। और वो फील्ड ऑफ प्ले जो ग्राउंड के चारों तरफ भी दर्शक दीर्घा बनी हुई है, वो दर्शक दीर्घा में बैठेगा, ग्राउंड के एरिया में वो रेड कार्ड मिला हुआ प्लेयर नहीं बैठेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रूल्स, पेनल्टी एंड एक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीच बीच में मैंने इसको बताने की भी कोशिश की है, लेकिन इसको हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। इम्प्रॉपर कांट ऑब्लिक लेट कांट। लेट कांट आपका मैं बता देता हूं, आपको बताया भी है। हर टीम को रेड समाप्त होने के बाद दूसरी टीम को विद इन 5 सेकंड अपना रेडर भेजना होता है। यदि वो 5 सेकंड के अंदर अंदर जाने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको लेट कांट कहेंगे। उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। यदि वो कोई भी रेडर, टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा, 5 सेकंड से ज्यादा समय लेता है, लेकिन
उसी रेड उसी की टीम की रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है सेम रेडर जाए, दूसरा रेडर भी रेड डाल सकता है। इम्प्रॉपर कैंट आपने इसमें बुक में पढ़ा है और आप सभी जानते भी हैं। अब प्रॉपर कैंट वर्ड है हमारा कबड्डी। यदि कोई भी प्लेयर कबड्डी के अलावा कोई भी वर्ड बोलता है या क्लियर नहीं बोलता है, उस चीज को हम इम्प्रॉपर कैंट कहते हैं। जैसे कबड्डी 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 के अलावा कोई कपच 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 या इस टाइप से कोई दूसरा वर्ड यूज करता है या ना समझ में आने वाला कोई शब्द प्रयोग करता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर कैंट। ऐसी स्थिति में भी उसको टेक्निकल पॉइंट उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है और रेड उसी की रहेगी, उसी सेम प्लेयर की रेड रहेगी। नेक्स्ट आता है रेड आउट ऑफ टर्न। कल भी बताया था मैंने, यदि ए टीम का रेडर रेड करके आया है और ए टीम का रेडर ही दोबारा चला जाए, तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ टर्न, क्योंकि टर्न बी टीम की रेड थी, बी टीम को रेड करना था और ए टीम की रेड खत्म हुई है। ऐसी स्थिति में बी टीम के रेडर से पहले ए टीम का ही अपोनेंट के कोर्ट में यदि एंटर हो जाता है, तो उस रेड को हम कहते हैं आउट ऑफ टर्न। ऐसी स्थिति में उस प्लेयर टीम के अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन प्लेयर को आउट नहीं दिया जाएगा। आउट ऑफ टर्न रेड में एक टेक्निकल पॉइंट होगा। एंट्री ऑफ मोर देन वन, जैसा आप सभी को पता है, एक रेडर को ही परमिशन है दूसरे अपोनेंट कोर्ट में रेड करने के लिए। किसी समय अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, या डिसबैलेंस होने के बाद भी एंट्री हो सकती है, या फिर ये भी डाउट हो जाता है कि रेड मैं जाऊंगा और दो प्लेयर यही सोच लेते हैं कि भाई हम रेड करेंगे। ऐसी स्थिति में दो प्लेयर यदि चले जाते हैं इकट्ठे, तो उसको कहते हैं हम डबल एंट्री। डबल एंट्री होने की स्थिति में एम्पायर या रेफरी उसको शॉर्ट विसल्स बजाकर उसको वापस बुलाएंगे और उनके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट देंगे, लेकिन रेड उसी टीम की रहेगी। मैंने जैसे पहले बताया, रेड वही प्लेयर डाले या कोई दूसरा भी डाल सकता है, लेकिन रेड उसी टीम की रहेगी। अब पहले जैसे लेट कांट भी आया है, इफ द रेडर फेल्स टू स्टार्ट विद इन 5 सेकंड, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले। जैसे 5 सेकंड का रूल है, तो 5 सेकंड में नहीं जाता है तो वो लेट कांट होगा। और ये हमारा इन्फ्रिंजमेंट नंबर 1 में भी लेट कांट कर दिया है, तो उस स्थिति में टेक्निकल पॉइंट और रीरेड। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वायलेंट टैकलिंग, इंजरियस प्ले, सीजरिंग, अनफेयर प्ले, deliberately holding any part of the raider's body other than his limbs or trunk by his clothes, hair, by defender to stop the raider। अब इसमें मोस्टली सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसमें वायलेंट टैकलिंग आप समझ सकते हैं, उसको पकड़ के, जैसे हाथ पकड़ के मरोड़ देना, पैर पकड़ के मरोड़ देना, या किसी बॉडी पार्ट को इस ढंग से मोड़ना अगर उसको चोट लग जाए, या मुक्का मार देना, या घुटना मारना, या बॉडी होल्ड होने के बाद भी एकदम प्लेयर रेडर कई बार एकदम ऊपर गिर जाते हैं, उससे चोट लगने का चांस होता है। डेलिबरेटली होल्डिंग द पार्ट अदर देन लिम्ब, मतलब हमारी जंघा, पैर, घुटने या छाती, पेट की बजाय, मतलब इसमें सिर्फ सीधा सीधा ना लिख के अदर देन लिख दिया है। इसमें जैसे मैंने बताया था अबाउ देन शोल्डर, ये हमारा इसमें चोट लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत डिलीशियस हमारे लिम्स हैं, ऊपर आंख है, कान है, गला है, मुंह है, बहुत जल्दी चोट लग सकती है इनमें। तो इसलिए पहले एक रूल में पहले क्लियर दिया हुआ है अबाउ द शोल्डर, तो इसमें हम ये भी यूज कर सकते हैं अबाउ द शोल्डर, या डेलिबरेटली कुछ भी जिससे चोट लग जाए, कोई ऐसा एक्शन करना, ऐसी
करना एक्शन के साथ में, जैसे कोणी मार देना या मुक्का मारना, कोई भी मतलब ऐसा एक्शन करना जिससे प्लेयर को चोट लग जाए, या उसको बाल पकड़ कर रोकना। नॉर्मली हमारे प्लेयर्स के बाल इतने बड़े नहीं होते हैं, मैन प्लेयर्स के, जो पकड़ कर रोका जा सके। ये हमारे उसमें, क्योंकि रूल मैन और वुमेन के लिए अलग नहीं है, वुमेन के हमारे बाल बड़े होते हैं, तो उनको पकड़ कर रोकना भी फाउल है। क्लोथ्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स को पकड़ कर रोकना, ये सभी फाउल करने की स्थिति में आते हैं। ऐसी स्थिति में ये फाउल यदि कोई करता है या इस टाइप का कोई दूसरा फाउल करता है, तो इस स्थिति में वहां पर रेडर सेफ होगा, और जिस भी डिफेंडर ने ये काम किया है उसको आउट दिया जाएगा। पहले यदि स्थिति हुआ है, यदि चोट नहीं लगी है लेकिन चोट लग सकती थी, ऐसी स्थिति में हम उसको पहले वार्निंग देंगे, वार्निंग कार्ड। आपने देखा होगा कई बार रेफरी या एम्पायर बार बार वर्बल वार्निंग देते हैं। एज पर रूल हम वर्बल वार्निंग ना भी दें तो कुछ नहीं है, लेकिन एक रेफरी एम्पायर का काम सिर्फ मैच खिलाना और स्कोरिंग करना ही नहीं होता, उसका गुड कंडक्ट ऑफ द मैच भी काउंट होता है। अब मैच उन्होंने कितने अच्छे ढंग से किया। पनिशमेंट कोई भी देगा, पनिशमेंट देकर मैच कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिना पनिशमेंट दिए अपने कंट्रोल में मैच करवाना, वो बहुत एक अच्छे रेफरी अंपायर के निशानी होती है। उसने अपने रिक्वेस्ट करते रहे, कोच साहब प्लीज, जैसे हमारे रेफरीज होते हैं वो कोच और मैनेजर वो उसके बराबर के अधिकारी होते हैं, कई बार वो सीनियर भी होते हैं, तो हम उसको प्लीज कह के भी एक बार बोलेंगे तो कोच और मैनेजर ज्यादा बार बार बोलते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम वर्बल वार्निंग दे के भी काम चला लेते हैं। जबकि हमारे रूल बुक के अनुसार वर्बल वार्निंग कहीं लिखी हुई नहीं है, वर्बल वार्निंग देंगे हम सीधा ग्रीन कार्ड भी दे सकते हैं। यदि वर्बल कहा भी है और उस स्थिति में वो नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको ग्रीन कार्ड देंगे। और यदि ये घटनाएं जो मैंने अभी बताई, जो चोट लगने वाली और ये सीजरिंग, ये सब यदि वो दोबारा भी करता है तो उसको डायरेक्ट येलो कार्ड, ये रिपीटेशन में येलो कार्ड दिया जाएगा, और 2 मिनट के लिए सस्पेंशन और टेक्निकल पॉइंट जैसे येलो कार्ड के कंडीशंस में हमने बताया है, वो उसके ऊपर पनिशमेंट लागू होगी। नेक्स्ट है, when the raider is prompted or instructed by his team during raid। ये हमने पहले भी पढ़ा है। कोई भी कोच, मैनेजर, प्लेयर या एक्स्ट्रा प्लेयर या आउट प्लेयर अपने रेडर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। ये पहले रूल में भी आ गया, इन्फ्रिंजमेंट में भी आ गया। यदि वो ऐसा करता है, हमारे 12 प्लेयर, कोच और मैनेजर, जिसका हमारी स्कोर शीट में नाम है और वो डेजिग्नेटेड एरिया में बैठे हुए हैं, जो उनको प्रेस्क्राइब किया हुआ है एरिया सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, आउट प्लेयर्स के लिए, यदि वो वहां बैठे हैं और यदि अपने रेडर को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कोई आने के लिए बोलते हैं या उसको कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए बोलते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक उस टीम के अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट चला जाएगा। लेकिन वो रेड कंटिन्यू रहेगी और रेड के बाद में उसको टेक्निकल पॉइंट उस टीम के अगेंस्ट जाएगा। जिस समय उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उस समय विसल नहीं बजाकर रेड नहीं रोकी जाएगी उसको टेक्निकल पॉइंट देने के लिए। रेड कंप्लीट होने के बाद टेक्निकल पॉइंट उस टीम के अगेंस्ट दिया जाएगा। प्रिवेंशन द रेडर टू टेक हिज टर्न। पहले होता था, आजकल नहीं होता है, ये रूल भी बन गया है। तो कई बार क्या होता है कि एक ही रेडर बच जाता है, या तो पूरी दूसरी टीम के सारे प्लेयर आ जाते हैं सेंटर लाइन के पास, वो उसको एंट्री नहीं करने देते हैं। और वो इसलिए करते थे पहले, अभी 5 सेकंड इसके हो जाएंगे और ये लेट कांट का हमारे के टेक्निकल पॉइंट हमारे को मिल जाएगा। लेकिन अभी क्लियर रूल में कर दिया कि जिस भी टीम की रेड है उसको आप रेड करने से नहीं रोक सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके उस टीम के अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा।
वायलेशन ऑफ रूल बाय प्लेयर, टीम, कोच ड्यूरिंग टाइम आउट्स और सब्स्टिट्यूशंस। ये कल सब्स्टिट्यूशन और टाइम आउट में हमने पढ़ा था। कोई भी प्लेयर ड्यूरिंग टाइम आउट ग्राउंड से बाहर जाता है या कोई हमारा रूल वायलेट करता है, तो ऐसी स्थिति में उस टीम के अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और एनी सॉफ्ट सब्सटेंस ऑन द बॉडी। अभी इसके बारे में हमने क्लियर किया है जब इसका रूल आया था। तो इसके अगेंस्ट यदि कोई ऐसा पाया जाता है तो ऑयल को साफ कराया जाएगा, और वो बार बार ऐसा करता है तो उसको हम टीम के प्लेयर को बाहर भेज देंगे उसको ऑयल या क्रीम साफ करने के लिए, और उस टीम के अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और सॉफ्ट सब्सटेंसेस हो गया है। इफ कोच एंटर्स द एफओपी ड्यूरिंग द मैच। हमारा फील्ड ऑफ प्ले है उसमें सिर्फ प्लेयर एंट्री कर सकते हैं। कोचिज कॉर्नर अलग बने हुए हैं। कोच को यदि टाइम आउट लेना है तो वो अपने पर्टिकुलर जगह पर खड़ा होगा, टाइम आउट का सिग्नल देगा। यदि किसी वजह से रेड के दौरान रेफरी और अंपायर नहीं देख पाते हैं तो वो आवाज देकर भी टाइम आउट की डिमांड कर सकता है, परंतु वो एफओपी के अंदर नहीं जा सकता। कोई भी कोच या मैनेजर या आउट प्लेयर या सब्स्टिट्यूट प्लेयर कोई भी एफओपी के अंदर नहीं जा सकता। जो ऑथराइज नहीं है, वो कोई भी प्लेयर हो या कोच हो मैनेजर हो, वो एफओपी के अंदर नहीं जा सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग मीन्स ग्रीन कार्ड। यदि वो दोबारा करता है तो वो सेम जो प्लेयर के ऊपर होती है, जो कार्ड्स की रिपीटेशंस है, पहला ग्रीन कार्ड दे दिया, दोबारा भी हमें ग्रीन देना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली येलो काउंट हो जाएगा। वो उसके अंदर कोच भी आता है और मैनेजर भी आता है। ऐसी कंडीशन में हम वो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, येलो कार्ड उसको देंगे और उसको कोच को हम जहां वो बैठने की उनकी जगह है वहां से बाहर भेज देंगे उनको भी। उसके बाद आता है, इफ द प्लेयर लीव्स द कोर्ट ड्यूरिंग टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द मैच। ये आ चुका, ये रिपीट हो रहा है। तो ये पहले वाले रूल में आया था, अगर भाई यदि कोई भी कोच से पहले था, ये कौन से में था, हाँ, रूल नंबर 8 में था, वायलेशन ऑफ एनी रूल ड्यूरिंग टाइम आउट्स और सब्स्टिट्यूशन। तो वो सेम है। कोई भी प्लेयर, इसमें क्लियर लिख दिया है भी ग्राउंड छोड़ता है, एक प्लेयर या एक से अधिक प्लेयर ग्राउंड छोड़ते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द अंपायर और रेफरी, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? चाहे वो ऑफिशियल टाइम आउट हो, चाहे वो टीम टाइम आउट हो, चाहे वो दूसरी टीम ने लिया है या अपनी टीम ने लिया है, यदि कोई भी प्लेयर ग्राउंड छोड़ता है तो ऐसी कंडीशन में उस टीम के अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, इफ द टीम टेक्स मोर देन 15 सेकेंड टू री एंट्री आफ्टर द ऑल आउट। यदि कोई भी टीम, जिस टीम को लोना हुआ है, और वो 15 सेकंड के अंदर, जैसे कल 5 सेकंड का रूल पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था, 5 सेकंड के अंदर भेजना जरूरी है, बट वो ऑल आउट में के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑल आउट का टाइम 15 सेकंड दिया है, क्योंकि 2 मीटर के बाहर वो बैठे होते हैं, और आजकल तो आपने देखा होगा थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है 5 सेकंड के अंदर टीम आ जाए और रेडर भी चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो टाइम दिया है वो 15 सेकंड दिया है। यदि वो 15 सेकंड में नहीं आता है, कोई भी टीम, पूरी टीम नहीं आती है 15 सेकंड के अंदर, तो ऐसी स्थिति में उसको एक कार्ड दिया जाएगा, वार्निंग कार्ड दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा आप जल्दी आइए। वो फिर भी नहीं आते हैं तो अगली 15 सेकंड में उसको एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा उसकी टीम के अगेंस्ट। यदि
नहीं आती है तो 30 सेकंड कंप्लीट होते ही उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा, और इन केस नेक्स्ट 15 सेकंड में भी वो नहीं आते हैं तो फिर एक और ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, और 1 मिनट पूरा होने के बाद उस टीम के अगेंस्ट दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इफ द टीम फेल्स टू एंटर द कोर्ट विद इन 1 मिनट ऑफ ऑल आउट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि कोई भी टीम बार बार वार्निंग देने के बाद, टेक्निकल पॉइंट देने के बाद भी नहीं आती है और वो 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है, तो रेफरी को पावर है अगर वो दूसरी टीम को अपना मैच अवार्ड कर सकता है। ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी समझ में आ गया होगा। ये उसके बाद हम आज थोड़ा सा ये इंडोर कबड्डी के रूल्स, अभी 15 मिनट हैं हमारे पास, 20 मिनट हैं। इंडोर कबड्डी के रूल भी आज हम कर लेते हैं, क्योंकि इंडोर कबड्डी आजकल ज्यादा होती नहीं है। इसकी एशियन चैंपियनशिप भी 2 ही हुई हैं आज तक, इंडिया में तो ये कहीं होता नहीं है। तो यदि हमारे रूल बुक में है और चारों कबड्डी हमको पढ़ना है, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडोर कबड्डी। इंडोर कबड्डी भी मैट पे ही होती है। इसका मैन और जूनियर बॉयज का ग्राउंड होता है 11/9 मीटर। वुमेन, जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स, इनका ग्राउंड होता है 10x8 मीटर। एज का सबको पता है, सीनियर में कोई एज बार नहीं होता। जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स में 20 एंड बिलो, 20 ईयर्स एंड बिलो। सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स 16 ईयर एंड बिलो। इस टीम में टर्मिनोलॉजी सेम है, लेकिन इसमें प्लेयर जो है, जैसे हमारे नेशनल कबड्डी में हमारे 7 प्लेयर होते हैं अंदर और 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं। इस टीम में, इस इंडोर कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, जिसमें 5 अंदर होते हैं, 5 खेलते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसमें एक अंतर और भी है, मुख्य अंतर ये है, अगर इसमें हर रेड प्रोडक्टिव रेड होती है। कोई भी प्रोडक्टिव रेड में क्या है, रेडर पॉइंट लेकर आए, रेडर की टैकल हो जाए, डिफेंडर लॉबी में चला जाए, डिफेंडर आउटलाइन से एंड में आउट हो जाए, या रेडर आउट हो जाए लॉबी में, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट स्कोर हो जाता है और रेड बीच में रोक के वो वापस कर दी जाती है। और इसमें हर रेड प्रोडक्टिव रेड कंपलसरी है। इसमें फिर वही आ गया रूल्स ऑफ प्ले, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास अभी। कोई जो टीम टॉस जीतती है उस वो चॉइस करेगी ग्राउंड लेना है या रेड लेना है। सेकंड हाफ में हमारा चेंज हो जाएगा। इसका जो टाइम है वो 15 मिनट है, 15-5-15, ठीक है, 15-5-15 का टाइम है इसमें। सेकंड हाफ में वो टीम रेड करेगी जिस टीम ने पहले हाफ में रेड स्टार्ट नहीं किया था, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस टीम ने फर्स्ट रेड किया था स्टार्ट ऑफ द मैच में, वो टीम रेड ना करके सेकंड हाफ में दूसरी टीम रेड करेगी। ए प्लेयर will be out if any part of his body touches the ground outside the boundary. Once any player goes out of boundary without struggle, the raid will be over. जैसे मैंने बताया था कि किसी भी कंडीशन में यदि डिफेंडर आउट हो जाए या रेडर आउट हो जाए या स्ट्रगल हो जाए तो रेड समाप्त हो जाएगी। आउट डिफेंडर भी आउट हो जाता है तो भी रेडर की रेड स्टार्ट हो जाती है। इस कबड्डी में, इंडोर कबड्डी में एक बात और है, जो मैंने 11 और इंटू 9 का जो ग्राउंड बताया है, इसमें सिर्फ लॉबीज होती हैं और ग्राउंड 2 भागों में बटा हुआ होता है। ना इसमें बॉक लाइन होती है और ना इसमें बोनस लाइन होती है, और आउट और रिवाइवल का रूल भी लागू नहीं होता। If a defender or defenders who have gone out of bounds hold a raider, जैसा हमारे नॉर्मल कबड्डी में, नेशनल स्टाइल कबड्डी में होता है, कोई बाहर का ग्राउंड टच करने के बाद या आउट होने के बाद रेडर को यदि पकड़ता है तो ऐसी कंडीशन में रेडर सेफ होगा, और जिसने पकड़ा है जो ऑलरेडी आउट था वो प्लेयर को आउट दिया जाएगा
और उस कंडीशन में वार्निंग भी दी जाएगी। व्हेन द स्ट्रगल बिगिंस द प्ले फील्ड इंक्लूड्स द लॉबीज। ये सेम रूल है हमारी नेशनल स्टाइल की कबड्डी की तरह। जब स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, रेडर डिफेंडर को टच कर ले या डिफेंडर रेडर को टच कर ले, जैसे स्ट्रगल स्टार्ट होता है दोनों तरफ की लॉबीज जो हैं वो ग्राउंड में इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, कल भी क्लियर किया था, आज फिर बताना चाहता हूं मैं आपको, उस जिस ग्राउंड में रेड चल रही है, जिस ग्राउंड में एक्शन हो रहा है, लॉबीज सिर्फ उस ग्राउंड की इंक्लूड होती हैं। यदि ये सोचे कि लॉबीज विल बी इंक्लूडेड, तो वो पूरे दोनों कोर्ट की लॉबी इंक्लूड नहीं होंगी, सिर्फ लॉबी उसकी इंक्लूड होंगी जिस ग्राउंड में स्ट्रगल हो रहा है। ए रेडर मस्ट स्टार्ट हिज कैंट बिफोर टचिंग हिज अपोनेंट कोर्ट। ये तो सेम है जो हमने कल पढ़ लिया है, नेशनल का कोई अलग से रूल नहीं है। आउट ऑफ टर्न रेड हमने पढ़ लिया, वो सेम है। नॉट मोर देन वन रेडर विल एंटर द अपोनेंट। जैसे हमने डबल एंट्री बोला था, वही ये रूल आगे बता रहे हैं, कभी डबल एंट्री नहीं हो सकती। 5 सेकंड के अंदर अंदर अपना रेडर भेजना जरूरी है। और यदि रेड चल रही है और रेडर की साइड का कोई प्लेयर अपोनेंट के कोर्ट को टच कर लेता है तो सेम रूल है, अगर भाई वो जो प्लेयर टच करेगा ड्यूरिंग रेड अपोनेंट्स कोर्ट तो वो आउट होगा। इसमें फिर वो परस्यू का रूल सेम लागू होता है। इफ ए रेडर हु इज कॉट बाय द डिफेंडर्स फ्रॉम द अटेम्प्ट, वो उसको परस्यू नहीं किया जाएगा। बट इफ ए रेडर टचेज द डिफेंडर एंड रीचेज बैक टू हिज हाफ सेफली, वही बात आ गई है इसमें। इसमें बोनस तो है नहीं, बॉकलाइन है नहीं, एम्प्टी रेड है नहीं, लेकिन इसमें एक क्लियर सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, कोई भी रेडर किसी भी डिफेंडर को टच करके अपने कोर्ट में सेफली आता है तो उसको परस्यू किया जा सकता है। हम उसको, यदि कोई भी डिफेंडर को टच किया और उसने अटेम्प्ट टू होल्ड किया तो उस कंडीशन में नहीं किया जा सकता। यदि रेडर सिर्फ खुद टच करके अपने कोर्ट में सेफली आता है तो उसी को टच किया जा सकता है। फिर आ जाता है रूल्स, भाई हमें क्या क्या नहीं कर सकते, वो अभी हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। उसका मुंह बंद करना, गला पकड़ना, वायलेंट टैकलिंग, किसी भी तरह की सीजरिंग करना या उसको चोट पहुंचाने वाला कोई भी तरीका इसमें नहीं किया जा सकता और इस चीज से बचा जाना चाहिए। यदि इसमें की तरह कोई पाया जाता है तो हमारी नेशनल स्टाइल कबड्डी की तरह ही इसमें भी वार्निंग कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर लागू होंगे। कोई भी कल्प्रिट, कोई भी रेडर हो या डिफेंडर, यदि किसी को डेलिबरेटली इंजरी करने के लिए कोई भी एक्शन करता है, कोई चोट मारता है, तो उसके अगेंस्ट में येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें वही है जैसे हमारे कबड्डी में है, बोनस को छोड़ के एक प्लेयर एक को टच करे या दो को टच करे या तीन को टच करे, इसमें आउट एंड रिवाइवल का रूल तो लागू नहीं है। लेकिन जितने भी पॉइंट वो लेकर आएगा उतने पॉइंट उसके खाते में जुड़ जाएंगे, स्कोरर उसके अगेंस्ट में टच करेगा, स्कोर लिख दिया जाएगा उतने ही, जितने भी वो पॉइंट लेकर आएगा। वही फिर नेक्स्ट रूल है, यदि कोई भी आउट डिफेंडर रेडर को होल्ड करता है तो ऐसी स्थिति में डिफेंडर को आउट दिया जाएगा, रेडर को नॉट आउट दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस दे नहीं सकते, सेम रूल। ए रेडर और डिफेंडर इज नॉट टू बी हेल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वो सेम है। इसमें कोई नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ मैच मैंने बता दिया, 15-5-15 का है। आउट और रिवाइवल रूल लागू नहीं होगा। प्रोडक्टिव रेड मैंने आपको बता दिया। टाइम आउट इसमें 2-2 होंगे, जैसे हमारे नेशनल स्टाइल में 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट हैं। एक कोच को फर्स्ट हाफ में 2 टाइम आउट मिलेंगे, दूसरी टीम को भी 2 टाइम आउट मिलेंगे।
फर्स्ट हाफ में 2-2 टाइम आउट, सेकेंड हाफ में भी 2-2 टाइम आउट इसमें मिलेंगे। इसके बाद ग्राउंड नहीं छोड़ सकते हैं, वही दे दिया। फिर आ गया सब्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम 2 सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 2 रिजर्व प्लेयर्स आर अलाउड। ये थोड़ा ध्यान की बातें हैं। अब जैसे हमारे को टाइम आउट तो एक प्लेयर टीम को 4 मिल गए। पहले क्या होता था कि भाई हर टाइम आउट में ही प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करने का प्रावधान था। अभी ये चेंज हो गया। 2017 की जो रूल बुक प्रिंट हुई है उसमें क्या लिखा है, आप रनिंग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, आप टाइम आउट में भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लियर लिखा हुआ है, रूल नंबर 44 ऑफ इंडोर कबड्डी, मैक्सिमम 2 सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 2 रिजर्व प्लेयर आर अलाउड। एक बार में दोनों भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक ही काउंट होगा, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 ही मिलेंगे। यदि उसके बाद यदि आपने दोनों एग्जॉस्ट कर लिए हैं आपने टाइम आउट, और ऐसी स्थिति में कोई प्लेयर इंजरी हो जाती है किसी प्लेयर को, तो ऐसी स्थिति में रेफरी अपनी कंसेंट से उस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बट कंडीशन ये है, जिस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया है रेफरी ने अपनी कंसेंट से, वो प्लेयर दोबारा उस पूरे मैच में नहीं खेल सकता। Substituted player can be resubstituted. Suspended or disqualified player cannot from the match. No substitution is allowed for that particular player. The team will play less number of players. मीन्स वो सेम हमारी नेशनल स्टाइल की कबड्डी की बात है। कोई भी प्लेयर सस्पेंड है या टेम्परेरी सस्पेंड है तो उसकी वाइस में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा और टीम को लेस प्लेयर से ही खेलना पड़ेगा। रिजल्ट वही है। रिजल्ट में हम कह सकते हैं भी जो टीम ने ज्यादा स्कोर किया है वही टीम पहले विनर डिक्लेयर होगी। जिसके ज्यादा स्कोर होगा वो विनर, जिसका स्कोर कम होगा वो लूजर। टाई इन नॉकआउट। टाई जैसे हमारा नेशनल स्टाइल में हमने 7 प्लेयर डाले थे जर्सी नंबर के साथ, बारी बारी से रेफरी उनको भेजता है। और वॉक लाइन का बोनस लाइन तो इसमें है ही नहीं, दोनों चीज नहीं है। नेशनल इसमें ये चेंज हो गया। तो इसमें हमारे 5 प्लेयर खेलते हैं, तो इसमें 5 प्लेयर जो हैं, कोई भी 5 सातों में से कोई भी 5 उनको कर सकते हैं यदि मैच टाई हो जाता है तो। और उसमें 3 रेड की जाएंगी। जैसे हमारे 7 प्लेयर होते हैं उसमें 5 रेड होती है, इसमें 3 रेड की जाएंगी। और अपनी रेड से पहले कोई भी रेडर, चाहे वो हमारी नेशनल स्टाइल हो चाहे ये इंडोर कबड्डी की बात हो, यदि 5-5 रेड और 3-3 रेड चल रही हैं और कोई भी रेडर अपनी रेड से पहले इंजर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रिमेनिंग 2 और रिमेनिंग 2 प्लेयर हैं जो 2-2, हमारी नेशनल में भी 2 बचेंगे, इसमें भी 2 बचेंगे, उनमें से कोई भी प्लेयर रेड कर सकता है। और टाई ब्रेकर के टाइम पर पहली रेड वो डालेगा जिसने स्टार्ट ऑफ द मैच में रेड की थी। यदि उसी कंडीशन में भी 3-3 रेड के बाद भी मैच बराबर हो जाता है तो वही गोल्डन रूल का रूल लागू होगा। इसमें भी गोल्डन रेड के लिए हमारे को टॉस करना है और जो टीम टॉस विन करेगी उसको अपॉर्चुनिटी है पहली रेड करने की। उसके पास दूसरा चॉइस नहीं है, वो ग्राउंड नहीं मांग सकता या कोई और नहीं, उसको रेड ही करनी पड़ेगी। जो टीम विन करेगी टॉस वो सिर्फ रेड करेगी। यदि पहली रेड में भी, इसमें क्या है, पहली रेड ही इसमें इफ देयर इज टाई इवन आफ्टर द गोल्डन रेड एंड ए चांस, इसमें सिर्फ ये है, बोनस और बाकलाइन तो नहीं है, लेकिन इसमें टाई होने का चांस कैसे है। इफ देयर इज ए टाई इवन आफ्टर द गोल्डन चांस will be given to opponent team for golden red, दूसरी टीम को एक चांस दिया जाएगा यदि उस कंडीशन में भी वो बराबर रहते हैं। even if there is no result after having given a chance to golden red to the both teams, the winner will be declared by toss. टॉस से निर्धारण होगा। टाई इन लीग वो जैसे फॉर एंड अगेंस्ट 25%, 25 लेस देन 25% का काउंट नहीं होगा फॉर एंड अगेंस्ट में।
उसके बाद टाई रहता है, फॉर एंड अगेंस्ट के बाद भी टाई रहता है, तो सेम रूल, ओनली 4 पॉइंट्स विल बी काउंटेड। यदि उसमें भी टाई रहता है तो जो फाइनल है वो टॉस से डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, जो हमने अपना पढ़ लिया है, इसमें कार्ड्स हमने पढ़े वो सेम रूल लागू होंगे। वार्निंग कार्ड्स, येलो कार्ड्स, रेड कार्ड्स, तो हम इसको बार बार समय खराब नहीं करेंगे अपना, क्योंकि इसमें कुछ यदि एक्स्ट्रा होता तो मैं आपको अलग से बता देता। जो इसमें एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आज हमारा ये खत्म हो गया है। कल हम पढ़ेंगे इंडोर कबड्डी और सर्कल स्टाइल कबड्डी। अभी मेरी तरफ से लेक्चर या जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये मेरी तरफ से आज का खत्म हो गया है। तो जो हमारे इंचार्ज साहब, चीफ कोच साहब यदि लाइन पर हैं तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज टेक ओवर। कोच साहब, हेलो। भास्कर सर, भास्कर सर, अभी यदि मेरी आवाज आ रही है तो कैंडिडेट्स प्लीज हाथ हम रेज करें। तो लेक्चर अभी खत्म हो गया है, शायद भास्कर साहब को टेस्ट में बिजी हैं, तो अभी हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। मैं अच्छा यही हूँ, सर, यही हूँ। प्लीज। अच्छा अच्छा, ये आप यहाँ हैं, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई थी। सर आज का लेक्चर खत्म हुआ, प्लीज टेक ओवर, प्लीज टेक ओवर। ओके सर, ओके सर, आप वाइंड अप कर सकते हो सर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। और कल मेरा रिक्वेस्ट है, सभी टाइम पे आ जाएंगे तो टाइम पे स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कल हम बीच कबड्डी और सर्कल स्टाइल, ये दोनों कबड्डी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।